एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 33 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में 42 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रही। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, क्या है देखते हैं कि विद्युतदर्शी का खाली जगह द्वारा आविष्कार किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को जानते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है। ए में आपका है जीन एंटोनी नॉलेट ने, बी में आपका है अल्फ्रेड नोबेल, सी में आपका है जोसेफ नाइस फॉर निप्से एवं डी में है टेड नेल्सन मंडेला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वह होगा जीन एंटोनी नॉलेट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीन एंटोनी नॉलेट हो जाएगा। और विद्युतदर्शी का जो उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपका है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो है यह डायनामाइट की खोज किए थे और इसी के नाम से जो है 1901 ईस्वी से अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है, क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस है। तो क्या मिस है? यहाँ पे आपका क्वेश्चन की शुरुआत में होगा कि दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? तो दाल में जो होता है वह क्या पाया जाता है? वह प्रोटीन पाया जाता है दाल में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रोटीन जो होता है यह कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 से अधिक अमीनो अम्लों से मिलकर के बनता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जेलियस ने किया था। और सभी प्रकार के प्रोटीन में जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। और मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का लगभग 15% जो है वह प्रोटीन निर्मित करता है। और प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। और यदि हम लोग सोयाबीन में बात करें तो सोयाबीन में जो होता है 42% प्रोटीन पाया जाता है। और एक प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, एल्ब्यूमिन्स ग्लोब्यूलिन्स हिस्टोन्स, यह जो है एक सरल प्रोटीन होता है। और बच्चों में जो कौन सी बीमारी क्वाशियोरकर और मरम्मस जो बीमारी होती है वह जो है प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो भोजन में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, उसके बाद प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ओके, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी हुई होती है। क्वेश्चन का तात्पर्य है कि वनस्पति की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। और बी में आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है मोनोसेकेराइड होता है। और सुक्रोज, सी में आपका सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड होता है। और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। और एक होता है लैक्टोज किससे बनता है? तो लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर के लैक्टोज बनता है। तो ये सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका साइटोलॉजी, बी है आपका मायोलॉजी, सी है आपका माइकोलॉजी, डी है आपका न्यूरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माइकोलॉजी हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डी में है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरॉन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। और कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि इन तंतुओं का उपयोग पुरुषों के बाल बनाने में किया जाता है। तो कौन से तंतुओं का उपयोग किया जाता है? तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है केवलर, बी में आपका नायलॉन 66, सी में आपका टेरिलिन, डी में आपका है लेक्सन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? वह होगा आपका नायलॉन 66, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और नायलॉन जो होता है यह कार्बनिक अणुओं से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। और नायलॉन जो है प्राकृतिक रूप में यह उपलब्ध नहीं होता है। और नायलॉन जो है एक पॉलीएमाइड रेसी का एग्जाम्पल है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 5 में और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को हम लोग क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। और रेयॉन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो रेयॉन जो होता है कृत्रिम रूप से बनाया गया एक प्रथम रेशा है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि एक अम्ल खाली जगह लिटमस को खाली जगह में बदल देता है। तो कौन सा अम्ल किस में बदलता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है क्या दिया हुआ? लाल और नीला, बी में आपका दिया हुआ है हरा पीला, सी में दिया हुआ नीला लाल, डी में दिया है पीला और हरा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला लाल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। और अम्ल जो होता है यह एक यौगिक है जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। और अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और एक होता है नाइट्रिक अम्ल, जो कि अम्ल का एक प्रकार है, का उपयोग जो है सोना चांदी के प्यूरिफाई हेतु किया जाता है। और कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए, जैसे कपड़ा में कोई कभी कभी क्या होता है कि जंग लग जाता है। जंग लगने के कारण क्या हो जाता है? धब्बा पड़ जाता है। तो वह धब्बा जो है कौन से अम्ल से हटाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल से उसको जो है प्रयुक्त करके कपड़े के जंग या कपड़े में जो दाग या धब्बे लगे हुए होते हैं उसको हटाया जाता है। ओके, और भस्म होता है, भस्म को हम लोग जिसको कि दूसरे नाम से क्षार के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और भस्म जो होता है स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि आगरे के किले को खाली जगह द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था आगरे के किले को? तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका हुमायूं, बी में अकबर, सी में बाबर, डी में औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा अकबर ने। अकबर ने जो है आगरे के किले को बनाया था। ओके, और अकबर ने जो आगरा के जो जामा मस्जिद है उसका भी निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने ही किया था। इसमें अजमेर के, लाहौर एवं इलाहाबाद के किले का निर्माण किया था। और हुमायूं जो है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। और इसको बनाया था किसने बनाया था? तो बानो बेगम ने बनाया था। और बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक है। ये सभी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में ये मुगल वंश के ही क्या है? वंशज हैं। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और औरंगजेब जो है यह एक मुगल वंश का अंतिम एक महान शासक के रूप में था। कौन? औरंगजेब। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम। तो मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। और केरल की हम लोग कैपिटल की बात करें तो कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। ओके, और यहाँ पे हम लोग और कुछ भाषाएं के बारे में जान लेते हैं जो कि कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। जैसे कन्नड़, कन्नड़ जो कर्नाटक में बोली जाती है। तेलुगु भाषा जो आपके मुख्यतः आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, और तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। तो क्लियर है, पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि ऑटोमोबाइल, कौन सा मोबाइल, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को पहले देखते हैं। तो ए में आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बी में, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, तो आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो होता है शीशा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शीशा पाया जाता है। और ये शीशा जो होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो इसको हम लोग जहरीले गैस के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में शीशा पाया जाता है। और शीशा जो है हमारे शरीर को क्या करता है, जो हृदय होता है, हृदय नहीं, फेफड़ा होता है, उसको हानि पहुंचाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और शीशा जो है रुधिर में पहुंचकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि सूर्य के चमकीले भाग को खाली जगह कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका फोटोस्फीयर, बी में आपका क्रोमोस्फीयर, सी में आपका क्रोना, डी में आपका क्रोमोस्फीयर्स। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के चमकीले भाग को हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते हैं। और हम लोग एक होता है सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का कौन सा भाग हम लोग को दिखाई देता है, तो वह जो है किरीट भाग दिखाई देता है। किरीट को हम लोग कोरोना के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सूर्य के किरीट भाग जो होता है, तो सूर्य का किरीट भाग का क्या कार्य है, तो किरीट भाग जो होता है सूर्य का, वह एक्सरे उत्सर्जित करता है। और इस किरीट भाग को, कौन से भाग को, सूर्य के इस किरीट या कोरोना वाले भाग को जो है सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। और सूर्य की आयु की बात करें तो अभी सूर्य की आयु कितना वर्ष हो गया है, तो 5 अरब वर्ष इसका आयु हो चुका है। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक क्या होता है, ऊपर में होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन को कि ए में आपका कौन से मौसम में आता है। तो ए में आपका ग्रीष्म, बी में है वसंत, सी में है पतझड़, डी में है शीत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसंत ऋतु में जो है या वसंत मौसम में जो है सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर में होता है। और यदि हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु कब आता है, जब सूर्य जो है सूर्य ध्रुव रेखा के ओर होता है, तब जो है ग्रीष्म ऋतु आता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और मौसम या ऋतु परिवर्तन जो होता है तो वह किसके कारण होता है, सूर्य का परिक्रमण पृथ्वी द्वारा होना ही जो है मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है या जलवायु परिवर्तन होता है। ओके, और यदि हम लोग दिन रात की बात करें कि दिन और रात कैसे होती है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि टमाटर क्या होता है। तो टमाटर जो होता है एक प्रकार का फल है, यह क्या है, फल है। और टमाटर का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं या टमाटर का खाने वाला भाग जो होता है वह कौन सा भाग होता है, तो वह फलविती और बीजांडसन होता है। और टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या होता है।
तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका प्राथमिक और द्वितीयक कानून, बी में आपका निचली और ऊपरी सदन, सी में आपका लोक अदालत और कोर्ट, डी में आपका निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी और निचली सदन, निचली या ऊपरी सदन। निचली और ऊपरी ये दोनों सदन जो है, द्वितीय विधायक का अर्थ जो होता है यही होता है, निचली और ऊपरी सदन। ओके, और भारत में जो ऊपरी सदन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं, और निचली सदन को हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं। यदि हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो है लॉर्ड सभा को उच्च सदन और पार्लियामेंट को जो है निचली सदन कहा जाता है। आप इस पॉइंट को क्लिक करेंगे माइंड में, क्योंकि एग्जाम में इससे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो ब्रिटेन में जो है उस सदन किसको कहते हैं? लॉर्ड सभा को, और पार्लियामेंट को निचली सभा कहते हैं। और भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है तो वो कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ही ली गई है, क्योंकि संसदीय प्रणाली का जो जनक है वह ब्रिटेन ही है। और भारत में जो है ऊपरी सदन जो राज्यसभा है वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है गठन किया गया? वो आर्टिकल 80 के तहत जो है क्या किया गया? गठन किया गया। ओके, बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 किसके बारे में है? तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका लोकसभा के लिए सीटों की संख्या, बी में आपका राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, सी में आपका कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी, डी में आपका कश्मीर को विशेष दर्जा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 343 यह किससे संबंधित है? तो यह जो है कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हिंदी भाषा हमारे देश की क्या है? मातृभाषा है या राजकीय भाषा है। तो वह कौन से आर्टिकल के तहत जो है यह स्वीकारा गया? तो वह आर्टिकल 343 के तहत ही स्वीकारा गया था। ओके, और यदि हम लोग हिंदी की बात, सॉरी हिंदी नहीं, अंग्रेजी की बात करें तो हमारे देश में जो है कौन से आर्टिकल के तहत जो है अंग्रेजी का प्रावधान हमारे देश में किया गया है? तो आर्टिकल 348 के तहत जो है किया गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आर्टिकल में 350 क की बात करें तो में जो है अल्पसंख्यकों की भाषा के संरक्षण की बात कही गई है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आर्टिकल 351 हिंदी के विकास से क्या है? संबंधित है। और हिंदी दिवस जो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। और हिंदी को राजकीय भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया था तो कब किया गया था? तो 14 सितंबर 1948 को इसको स्वीकार किया गया था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका न्यूयॉर्क, बी है आपका जिनेवा, सी है आपका दुबई, डी है आपका लंदन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे है? दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है। और यहाँ पे तो हम लोग किसकी बात करें? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हेडक्वार्टर की बात की। यदि हम लोग यह बात करें कि आईसीसी का जो मुख्यालय दुबई में बना था तो वह कब बना था? 1 अगस्त 2005 ईस्वी को दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना था। यदि हम लोग इससे पहले की बात करें, 1 अगस्त 2005 से पूर्व की बात करें तो पूर्व लॉर्ड्स में जो था इसका हेडक्वार्टर था। और लॉर्ड्स को जो है क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका अजंता, बी में आपका एलोरा, सी में आपका एलिफेंटा, डी में आपका है बादामी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलोरा गुफाएं जो है संबंधित है। तो यह मिश्रण है। एलोरा गुफा में क्या है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धार्मिक कलाओं की सांस्कृतिक मिश्रण है। कौन से? ये सभी धर्मों के। ओके, और
यदि हम लोग एलोरा गुफा की और एडिशनल फैक्ट की बात करें तो एलोरा गुफा में कुल जो है 34 शैलकृतियाँ गुफाएं हैं इसके अंदर है, और 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक जो है जैन धर्म से संबंधित है। यदि हम लोग इसकी स्थापना की बात करें या एलोरा गुफा को किसने बनाया था या किसके शासनकाल में बना था, तो राष्ट्रकूट शासन काल में यह बना था, और राष्ट्रकूट शासक ने ही जो है एलोरा गुफाओं को बनाए थे। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रतीक करता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड से जो है दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। ओके, और इसी आइए हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है वह किस तरह का अम्ल होता है, मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल होता है, जो जल में हाइड्रोजन बंधों के कारण अधिक विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। ओके, और आपका बी ऑप्शन में साइट्रिक एसिड। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो साइट्रिक एसिड जो होता है एक मोनोहाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जो कि नींबू संतरा आदि में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो ये भी पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो यह सिरका में पाया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है आपका माल्फिजियन ट्यूबुल्स, बी में आपका नेफ्रिडिया, सी में आपका कोक्सल ग्रंथियाँ, डी में आपका ग्रीन ग्रंथियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नहीं, ए होगा। ओके, और तिलचट्टा जो है यह कौन सी संघ के प्राणी है, तो यह जो है आर्थ्रोपोडा संघ की क्या है, प्राणी है। तो ये सारे पॉइंट, ये भी पॉइंट आप लोग जो है क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि कैडमियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, कैडमियम नाइट्रेट का वो होता है CD*NO3/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ए। ओके, और तो ये इनको हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए। और कैडमियम सल्फाइड जो है से क्या क्या एडिशनल फैक्ट है, आइए हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। कैडमियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला कांच तैयार किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए हम लोग कुछ और एसिड के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह H2SO4 होता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करें तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuO होता है। और इटाई रोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैडमियम सल्फाइड से। इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम के कारण ही होता है। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 20 में है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है, तो क्या है, ब्लीच है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीच। और ब्लीच का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, H2O2 होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो प्रयोग होता है किसमें होता है, ऑक्सीकारक और कीटाणुनाशक के रूप में होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो प्रयोग है लेड के रंगों में और रेशम, ऊन, चमड़ा आदि के व्यंजक में भी होता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन से राज्य का है, यह तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और आइए हम लोग कुछ और स्टेट की शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं, जैसे उड़ीसा में जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर में मणिपुरी है, कथक जो है उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, और कथकली कहाँ की है, केरल की है।
ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका तना, बी है आपका स्टोमेटा, सी है आपका शाखाएं, डी है आपका फल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा। ओके, और हम लोग यह जानते हैं वाष्पीकरण एक होता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। तो क्या होता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि कलाक्कड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका तमिलनाडु, बी है आपका छत्तीसगढ़, सी है आपका अरुणाचल प्रदेश, डी है आपका उत्तराखंड। ए में आपका यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुआ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और आइए हम लोग और कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1973 ईस्वी में 1973 को हुई थी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की स्थापना। ओके, और हम लोग मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर स्टेट है वो कहाँ, टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए हम लोग मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में ही है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि हम लोग भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ पे है, लद्दाख के लेह जनपद में है। और इसका नाम पहले पूरा नाम क्या, इसका नाम क्या है, हिमिस नाम है, जो कि 3550 वर्ग किलोमीटर में यह क्या है, विस्तृत है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कि कौन सा देश अमरूद का बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश है, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका ब्राज़ील, बी आपका चाइना, सी है आपका यूनाइटेड स्टेट, डी है आपका भारत। तो भारत जो है, हमारा प्यारा भारत जो है वह अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। और यदि हम लोग ये बात करें कि भारत में सबसे अधिक कौन कौन से जो है, ये फल की बात करें या मसाले की बात करें तो किस में जो है अधिक आगे है, तो जैसे कि आपका केला हो गया, नारियल, मसाला, ये सभी में जो भारत है आगे है। और चावल, रेशम, कपास में जो है सबसे आगे कौन सा कंट्री है, तो वह चाइना है। और ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में सबसे अधिक कहवा होता है। और मक्का की बात करें तो मक्का जो सबसे अधिक होता है कहाँ पे होता है, अमेरिका में होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि पोर्ट ब्लेयर खाली जगह की राजधानी है। तो यह कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्विकली जो है और केंद्र शासित प्रदेश एवं उसके राजधानियों के बारे में जानते हैं। जैसे दिल्ली की तो नई दिल्ली है, लक्षद्वीप का कवारती है, दमन एवं दीव का कहाँ पे दमन है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, पुदुचेरी का पुदुचेरी है, दादर और नागर हवेली जो है सिलवासा में है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है पोर्ट ब्लेयर में है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, लद्दाख कहाँ पे है, लेह में है। और प्रेजेंट टाइम में भी कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो 9 है। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है कि प्लासी का युद्ध वर्ष क्या है, क्वेश्चन प्लासी का युद्ध वर्ष खाली जगह में लड़ा गया। तो कब हुई थी प्लासी का युद्ध, तो वह था 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यदि हम लोग इसके तारीख की बात करें तो यह 23 जून 1757 ईस्वी में जो है प्लासी में युद्ध लड़ा गया था। और यह प्लासी में जो युद्ध हुआ था तो किनके बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और
यह जो है कौन से नदी के तट पर हुआ था और कौन से जिला में हुआ था? तो यह भागीरथी नदी के तट पर हुआ था और यह जो नदिया जिला में हुआ था। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, आपके बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह कौन थे? राकेश शर्मा थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है 3 अप्रैल 1984 को जो है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो क्या था, अंतरिक्ष में गया था और यह प्रथम भारतीय बने थे अंतरिक्ष में जाने वाले। ओके, और यह कहाँ से गए थे? यह जो है कजाकिस्तान में बैकानूर कोस्मोड्रोन से अंतरिक्ष गए थे। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेवोनोव थी। और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? कोलंबिया था। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। और कल्पना चावला कब गई थी? 2003 में गई थी, जो कि इसके लौटने में बहुत ही दुखद घटना घटी जिसके कारण कि इसकी मृत्यु हो गई थी। और यह कोलंबिया शटल से ही अंतरिक्ष में गई थी और अमेरिका की तरफ से गई थी। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वह कहाँ पे है? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका दक्षिण अफ्रीका, बी में आपका यूएसए एवं कनाडा सीमा, सी में आपका स्विट्जरलैंड, डी में आपका है जापान। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए एवं कनाडा के सीमा पर जो है नियाग्रा जलप्रपात है। और यदि हम लोग प्रपात के बारे में यहाँ पे चर्चा किए हैं, तो आइए हम लोग प्रपात से रिलेटेड और कुछ एडिशनल फैक्ट को जान लेते हैं। तो एंजल जलप्रपात जो है यह विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा जलप्रपात? एंजल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। और जोग या सरगुप्पा जलप्रपात जो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। और हम लोग जोग जलप्रपात को जो है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है शरावती नदी पर है और यह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ओके, तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि पनियान व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका केरल, बी में आपका राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा? केरल हो जाएगा। केरल में जो है पनियान एवं इरुला जनजातियां निवास करती है। यदि हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह भील में है। और भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे अधिक जनजाति निवास करते हैं या आदिवासी निवास करते हैं? तो वह मध्य प्रदेश है। और टोडा जनजाति हो तमिलनाडु में पाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। और थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में रहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 30 में है कि क्या है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो वह कौन सा है? कुमायूं हिमालय है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। और एक पंजाब हिमालय की लंबाई जो है 660 किलोमीटर है, जो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। और नेपाल हिमालय की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है, जो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सॉरी, कहाँ पर है तीस्ता नदी? तो यह जो है सिक्किम में है तीस्ता नदी। ओके, और असम हिमालय की लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर है, जो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है कि जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है? तो क्या मिलाने से? सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जो है जल की स्थायी कठोरता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जल जो है यह एक
यौगिक है। यदि हम लोग यह बात करें कि जल में जो अस्थायी कठोरता जो होता है वह किसके कारण होता है, तो उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। कौन सा? अस्थायी कठोरता। आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि जल में अस्थायी कठोरता की बात किए तो जल में जो है जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। यदि हम लोग जल में अस्थायी कठोरता की बात करें तो किसके कारण जो है अस्थायी कठोरता जल में होता है, अस्थायी, तो यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। तो बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में कि लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्षेत्र है, तो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ए आपका मालाबार तटीय प्रदेश, बी आपका कोरोमंडल तटीय प्रदेश, सी आपका बुंदेलखंड में और डी है आपका बघेलखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश में क्या होगा? ए। और लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, तो लेटेराइट मिट्टी में जो है आयरन एवं सिलिका की क्या होती है? बहुलता होती है। और गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में जो है लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। यदि हम लोग सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो उसमें जो है केओलिन पाया जाता है। देखिए, मैं इसके बारे में अलग अलग लेटेराइट मिट्टी के बारे में यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग लेटेराइट मिट्टी को डिफाइन करके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको ये पूछ देंगे कि सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी में जो है क्या पाया जाता है, किसके कारण यह सफ़ेद दिखता है, तो वह केओलिन के कारण दिखता है। उसी तरह से गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी जो है यह लाल किस कारण से दिखता है, तो यह जो है लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता के कारण दिखता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। और लेटेराइट मिट्टी में जो किसकी खेती की जाती है, तो किसकी की जाती है, तो चाय की खेती की जाती है। और भारत में सबसे अधिक कहाँ पे चाय की खेती होती है, तो वह असम में होती है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कि भारत का संविधान किससे प्राप्त होता है, तो यह भारत की जनता से प्राप्त होता है। तो जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के संविधान की बात करें तो संविधान सभा ने ही जो है भारत के संविधान को बनाया था। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और जिस समय संविधान सभा बना तो उसमें लगभग देश का जो आबादी थी लगभग 40 करोड़ थी। तो यह उस समय यह एक अनुपात रेशियो रखा गया था कि 10 लाख आबादी पर जो है एक प्रतिनिधि का प्रावधान रहेगा, यानी कि 10 लाख आबादी में एक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और संविधान सभा में जो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो वह आर्टिकल 124। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में तो ऐसा कौन सा न्यायाधीश था जिस पर कि महाभियोग लगाया गया था सर्वप्रथम, तो किस पर, वी रामास्वामी के खिलाफ जो 1992 ईस्वी में महाभियोग लाया गया था, लेकिन यह जो है पारित नहीं हो पाया। और यह केवल अब तक जो एक ही बार लगाया गया है। और एक और बार लाया गया था, कहाँ पे लाया गया था, यह राज्यसभा में लाया गया था। किसके खिलाफ, सौमित्र सेन के खिलाफ लाया गया था। लेकिन यह जो है प्रस्ताव लाने के पश्चात यह क्या कर दिया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन ने यह त्यागपत्र दे दिया था। तो इसमें तो महाभियोग लगा नहीं, लेकिन यदि यह पूछा जाए क्वेश्चन में कि
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर कि महाभियोग लगा था, तो आपका हो जाएगा वी रामास्वामी के खिलाफ। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 36 में है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी, तो किसने की थी, अकबर ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। और मनसबदारी प्रथा, मनसब क्या होता है, मनसब जो है एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, पद होता है। और मनसबदारी प्रथा जो है मंगोल की सैन्य प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित यह थी। और सबसे बड़ा मनसबदार जो होता है वह कौन होता है, दारा सिको होता है। और आइए हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट को जानते हैं, इंग्लिश खान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश खान हम लोग कौन से अंग्रेज को जानते हैं इंग्लिश खान के नाम से, तो कैप्टन हॉकिंस को जो है हम लोग इंग्लिश खान के नाम से जानते थे। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और ये सभी जो है किसके वंशज है, तो मुगल वंश के हैं ये सभी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिए थे। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी जो है एक ही गोलमेज सम्मेलन में मात्र भाग लिए थे, वह कौन सा था, तो वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जो कि कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इन सारी पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य या संघ क्षेत्र कौन सा है, तो वह जो है दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन क्रिएट होता है। यदि यह पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य या संघ क्षेत्र कौन है, तो वह दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि राज्य भी पूछा है और संघ क्षेत्र भी पूछा है। यदि क्वेश्चन यह आए कि सर्वाधिक प्रति आय वाला राज्य कौन सा होगा, तो वह तब जाके आपका गोवा होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग जो है फोकस करेंगे यहाँ पर। ओके, अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है, तो कौन करता है। आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। बी है आपका भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। सी आपका भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक। डी है आपका केंद्र सांख्यिकीय संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आरबीआई की बात करेंगे। यहाँ पे आरबीआई है, तो आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। आरबीआई को हम लोग भारत का केंद्र बैंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि केंद्र बैंक तो है ही, इसको नाम से क्या जानेंगे। आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई को हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 39 में कि प्रशीतक के रूप में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, CF2Cl2। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CF2Cl2 होगा। और प्रशीतक से निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ओजोन परत को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम जानते हैं, फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। और ओजोन परत जो होता है वह पृथ्वी का क्या है, रक्षा कवच है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो हम लोग किसको मानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका डॉक्टर विमल जलान, बी आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी आपका PV नरसिंह राव, डी आपका P चिदम्बरम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और यह जो है वित्त मंत्री जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 कार्यकाल में जो है वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और 24 जुलाई 1991 को जो है उदारीकरण की यह घोषणा हुई थी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 41 में कि एक लड़का एक
वस्तु की कांच के प्रिज्म से देखता है वस्तु उसे बहुरंगीय दिखती है। त्रिकोणीय प्रिज्म के आधार की ओर वस्तु का अंश किस रंग का दिखेगा? तो वह कौन सा रंग का दिखेगा? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका नीला, बी आपका लाल, सी आपका हरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंग में जो है क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जो कि बहुरंगीय तरह का दिखता है। यदि हम लोग सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग आप बैनी आपिनाला की ट्रिक से आप जो है उसको याद रख सकते हैं, या इंग्लिश में याद रखना चाहेंगे तो विबग्योर के नाम से उसको याद रख सकते हैं। और बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वह सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का विक्षेपण जो होता है वह क्या होता है? सबसे कम होता है। यदि हम लोग कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग की बात करें तो वह क्या होता है? सबसे कम होता है, तथा अपवर्तनांक जो है क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यदि हम लोग कांच में लाल रंग के वेग की सबसे बात करें तो वह सबसे अधिक होता है, और अपवर्तनांक जो क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये सारे पॉइंट जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 42, और यह क्वेश्चन जो है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग और फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन आपका 42 में क्या है? एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान करना, बी आपका भूमि सुधार, सी आपका राजभाषाओं की सूची में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल करना, डी में आपका पंचायती राज व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान के समावेशित आर्टिकल 243 में संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में जो जोड़ा गया वह कौन सी अनुसूची में? तो अनुसूची 11 जो है पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। यदि हम लोग अनुसूची 12 की बात करें तो यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आर्टिकल 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 40 जो है के अनुसार राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करने का उसे अधिकार प्राप्त होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था, और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित और एक कमेटी थी, वो कौन सा? अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी जो थी वो 1977 में बनी थी। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बलवंत राय समिति की सिफारिश पर जो पंचायती राज व्यवस्था बनी थी तो उसको और विस्तारित करने का मुख्य उद्देश्य था किसका? अशोक मेहता समिति का। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल कितना क्वेश्चन थे? 42 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि लगे कि कहीं अनक्लियर है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और ये सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।